हेलो हेलो हेलो, कैसी है जनता? तो 75 डे चैलेंज का आज है 9th डे, है ना? तो धीरे धीरे करके आप लोग चीजों को सीख रहे हैं। मैंने कहा कि यार अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। वो बेसिक्स जो आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। आज जे एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीयूईटी है या फिर बहुत स्टेट लेवल पे बहुत सारे कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक मुद्दे पे बात समझ आती है। यानी मेरा 10 साल के कैरियर में मैंने एक ही चीज ढूंढ के निकाली है कि यार अपने बेसिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी उस सब्जेक्ट के प्रति बेहतर हो जाती है और आप क्वेश्चन को समझने अच्छा लग जाते हैं। आप क्वेश्चन को समझने अच्छा लग जाते हैं तो आपको पता है आपकी उसको सॉल्व करने की जो क्षमता थी वो अलग हो जाती है, बदल जाती है। तो अपने बेसिक्स पे काम करो, छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखो। अगर आप प्रीवियस क्लास की बात करें यानी 8th डे की बात करें तो 8th डे में मैंने फोर्स को इलेबोरेट किया है। यानी एक शब्द को बार 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 एक्सप्लेन करना और उस शब्द से रिलेटेड एक टर्म दैट्स मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से मैंने बहुत बार क्वेश्चन आते हुए देखा है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो सेक्शन अनदर अगर टॉपिक की बात करते हैं तो वहां पे भी एक इंपॉर्टेंस शो करता है ना? तो फोर्स की चर्चा करने के बाद, फोर्स के बारे में जानने के बाद, यानी फोर्स के बारे में पता चल गया। यानी सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो कि आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि फोर्स क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि यार फोर्स मेजर कैसे किया जाएगा। और आपने एक बात नोटिस की कि फोर्स का केवल F इज इक्वल टू ma यही फॉर्मूला नहीं है, वो डिपेंड करता है कि यार कहीं मास वेरिएबल तो नहीं है। अगर एक सिस्टम में मास करता है तो फोर्स का फॉर्मूला भी बदल जाता है। उसके बाद कुछ शब्दों का और, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, देन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिंपली उसके लिए कुछ बातें कही, उन बातों को आपने ध्यान रखना है। मैंने उसको प्रूव करके दिया कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन किस प्रकार से प्रूव, और मैंने उसे मोमेंटम कंजर्वेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वो सारी चर्चा करने के बाद अब हम दूसरे फेजेस पे निकल चले हैं, है ना? अब जो मुझे फोर्स को लेके आपसे बात करनी है, सोचो कि फोर्स का वो डिस्कशन जहां पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। मतलब अभी तक जो मैंने एनालिसिस आपको दी, एनालिसिस से क्वेश्चन तो बनेगा बट सॉल्व करने का तरीका आपको यहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, है ना? जिसमें मैं आपको इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा। कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी बातें डिस्कस करना, है ना? उसके अलावा वेज एंड पुली प्रॉब्लम, मतलब कंस्ट्रेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम या पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम जहां पे इंटरकनेक्टेड मोशन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आप। शूडो फोर्स, एक फॉल्स फोर्स जिसके बारे में व्याख्यान। फ्रिक्शन की कंप्लीट एनालिसिस। फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यार ये समराइज सेक्शन है आज के दिन का, है ना? तो इसे एक इंपॉर्टेंस देते हुए प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, सारी एनालिसिस मैं अभी आपको देने वाला हूं, ठीक है? फोर्स का ज्ञान आपको है। बात इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं, यानी किसी भी सिचुएशन में मैं इक्विलिब्रियम की अगर बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब है when the net force acting on the system, when the net external force acting on the system is equal to zero। यानी अगर मैं किसी भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स कार्यरत हैं, यानी एक बॉडी है उसे बहुत सारे, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात, मेरी अभी अब बात करो तो मुझे ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल कर रही है, ये सरफेस मुझ पे एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई मैं सरफेस पे होल्ड हूं। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, मेरी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो है, तो इस कंडीशन को आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी एक बॉडी पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस और उनका एल्जेब्रिक यानी वेक्टर समेशन वो अगर जीरो के बराबर है तो आप उसे इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। अगर फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है
तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो उसको भी आप इक्विलिब्रियम में कहेंगे। जनरली स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होता है, वो इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट समझ जाता है, यानी जो भी चीज रेस्ट पे है उसी को भी इक्विलिब्रियम में मानेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो अगर लग रहा है किसी बॉडी में। डन? क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी एक बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी चल, और अगर वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी तो इसका मतलब उसे इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही है, और रेस्ट की कंडीशन में आप उस पर नेट फोर्स अगर जीरो है तो उस कंडीशन को भी आप इक्विलिब्रियम ही कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम को आप एक साधारण मीनिंग से समझने की कोशिश करें, जैसे एक बॉडी ये और इस बॉडी पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस लाइक F1, F2, F3, F4 एंड Fn बोल सकते हैं, Fn बोल दो। और अगर आप सभी का वेक्टर समेशन करते हैं, यानी F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर एंड प्लस ऑफ F3 वेक्टर एंड Fn वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। आप उसे इक्विलिब्रियम में कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम को लेकर ये बात। अब इक्विलिब्रियम के प्रकार, वैसे एनर्जी के कॉन्फ़िगरेशन में मैं भी इक्विलिब्रियम के और प्रकार बताऊंगा, यानी वर्क पावर एनर्जी जो आएगा उस टॉपिक में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप इतना सा समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम को कभी कभी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, वैसे मैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको समझाने वाला हूं, लेकिन अभी एक सिंपल सी बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम को आप 3 टाइप से डिफाइन करता हूं। और इसके लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा, बाउल। ये बाउल है और इस बाउल में एक बॉल या फिर कई सारी बॉल्स ऐसे रखी हुई है ना। इसको आप शेक करते हैं, शेकिंग। आप शेक करने पे ये इधर उधर डिफ्लेक्ट करेंगी, इधर उधर भागेंगी। लेकिन अगर आप फिर से इसको शेक करने की कंडीशन से आते हैं, मतलब रेस्ट पे लेके आते हैं, तो आपको पता है कि जो बॉल जिस सिचुएशन में थी उसी सिचुएशन में वापस आ जाती है। मतलब आप को अनस्टेबल सिचुएशन में लेके गए, लेकिन आपको पता है कि जब आपने उसे उस सिचुएशन में वापस लाए तो आपको स्टेबल कंडीशन मिली, ये सिचुएशन देखने को मिली जो पहले थी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं आप इसे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे अगर मैं बाउल को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, लाइक दैट, और अगर एक बॉल रखी है, अब ध्यान से देखो, ये बॉल जो रखी हुई है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो नेट फोर्स यहाँ पे उसका वेट mg डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन फोर्स सरफेस का ऊपर की तरफ होगा, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने पे, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा भी इधर उधर शेक करने की कोशिश करेंगे तो ये बॉल जमीन पे जाके गिरेगी, मतलब उसी सिचुएशन में वापस नहीं आएगी जिस सिचुएशन में पहले थी। उसे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जहां पे भी अपनी इन्फॉर्म सिचुएशन वो गेन नहीं कर पा रहा है तो सिचुएशन को आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहने लग जाते हैं। और अगर मैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, न्यूट्रल का भी एग्जांपल मैं दे दूं कि एक सरफेस है और सरफेस पे अगर एक बॉल रखी हुई है तो आपको पता है ये एक न्यूट्रल सिचुएशन है। मतलब आप अगर इस सिस्टम में कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो ये बॉल इसी अवस्था में रहेगी, इस अवस्था में कोई बदलाव होंगे ही नहीं। अगर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, अगर अवस्था में कोई बदलाव नहीं होंगे तो उसे आप न्यूट्रल सिचुएशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। तीनों सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो था, तीनों सिचुएशन में आप नेट फोर्स जीरो, यानी पहले ये सिचुएशन देखो, इनमें सभी बॉल रुकी हुई थी, नेट फोर्स जीरो था। नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी आपको पता है कि जब मैंने उसे शेक किया, शेक करने के बाद आपको पता है जब तो सभी बॉल उसी अवस्था में आती हैं, उसी स्थिति में आ जाती हैं जिस स्थिति में वो पहले थी। इसमें अगर आप अवस्था को बदलने की कोशिश करोगे तो ये अपनी इनिशियल सिचुएशन को गेन नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल, मतलब जिसमें कोई इफेक्ट एक्सपीरियंस करता हुआ दिखाई ही नहीं देता है, उस सिचुएशन को आप बोलते हैं क्या? दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड क्या होता है ये बात आपको समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम की, किसकी बात करते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम की। नॉन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन मुझे डिस्कस, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, व्हेन द नेट external force acting on the system is not equal to zero। उस सिचुएशन को आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी व्हेन द नेट फोर्स Fi I is equal to 1 to n is not is equal to 0, मतलब acceleration net is not is equal to 0, so change in velocity is not is equal to 0। तो आपको पता है उस केस को आप क्या बोलते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर, जैसे ये मास पार्टिकल और इस पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस, लाइक ये बहुत सारे फोर्सेस लाइक F1 F2 F3 F4 Fn, और अगर आप F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर प्लस ऑफ F3 वेक्टर प्लस ऑफ F4 वेक्टर एंड Fn वेक्टर आप नॉट इज इक्वल टू 0 एक्सपीरियंस करते हैं, तो सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। वैसे इसमें बताने की और भी बहुत बातें हैं, लेकिन उसको एनर्जी के फिनोमेना से एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे चल के, एनर्जीज के फिनोमेना से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आप स्टेबल और अनस्टेबल की रिस्पेक्ट में अगर आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलना देखते हैं, तो उसे आप अनस्टेबल सिचुएशन देखेंगे, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल है थीटा, एक बॉडी यहां पे प्लेस्ड, इस पे डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स mg का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर, दैट इज mg cos थीटा, बिकॉज ऑफ ये एंगल थीटा बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको सरफेस के परपेंडिकुलरली देखूं, तो सरफेस के परपेंडिकुलरली mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस, बट देयर इज नो बैलेंसिंग फोर्स फॉर द mg cos थीटा, देयर इज नो बैकवर्ड बैलेंसिंग फोर्स फॉर द mg cos थीटा, mg sin थीटा। आपको पता है बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, mg sin थीटा इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन किसकी बताई दिखाई देती है आपको? इसको आप बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं आप इसे? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इसमें ब्लॉक को आप एक्सेलरेट करते हुए देखो, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जहां पे आपको इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम को फिनोमेनाइज करना है, स्टडी में लेना है। क्लियर? तो ये फोर्स को लेके एक छोटी सी बात, फोर्स को लेके जब एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं, फोर्स के बारे में सब कुछ आप जान जाते हो, तो सबसे पहली कंडीशन आप इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम पे लेके जाते हो, ठीक। उसके बाद मुझे कंस्ट्रेंट मोशन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि फोर्स को मैं फिनोमेनाइज कर चुका हूं, फोर्स के बारे में जनरलाइज कर चुके हैं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं आपके सामने कैसी कैसी आने वाली हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन को अगर मैं बोलूं तो सिंपल मैं ऐसे कहूंगा कनेक्टेड मोशन, और यहां पे भी आप इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है। इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम आपको यहां पे देखने को मिल सकता है कनेक्टेड मोशन में, ठीक है। सिचुएशन बता देता हूं, जैसे आप देखें कि मेरे पास एक सिचुएशन देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है ना। इसको बोलते हैं ब्लॉक टू ब्लॉक कनेक्ट, ब्लॉक टू ब्लॉक, ब्लॉक टू ब्लॉक, और इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कितना? F, ठीक है। तो यहां पे ये जो m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, एक कनेक्टेड मोशन एक्सपीरियंस करेगी, मतलब फोर्स मैंने m1 पे एक्सर्ट किया, बट m2 और m3 को भी मोशन मिलती हुई दिखाई देगी। इसी वजह से इसको कनेक्टेड सिचुएशन, कनेक्टेड मोशन कहते हैं।
और भी सिचुएशंस आपको क्या देखने को मिल जाती हैं, जैसे आपके पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इस वाले ब्लॉक पे आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो यहां पे भी कनेक्टेड मोशन ही देखने को मिलेगी। यानी आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी ब्लॉक टू ब्लॉक एंड ब्लॉक अबव अ ब्लॉक, ब्लॉक अबव अ ब्लॉक, यानी इस प्रकार की भी समस्या। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखो कि यहां पे कनेक्टेड मोशन इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरकनेक्टेड बॉडीज है, ठीक है। दूसरा कि आपके पास ये एक वेज है, प्लैंक बोल सकते हैं आप इसको, है ना। ये एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन की सिचुएशन में है, और आपने उस पर एक ब्लॉक ऐसे कनेक्ट रख दिया है। ये m1 मास है और ये m2 मास है। मैंने इस ब्लॉक पे इधर की तरफ, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये ब्लॉक अबव अ ब्लॉक है बट ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये जैसे प्लेन सरफेस है वैसे यहां पे आप इंक्लाइन प्लेन पे इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। सब ब्लॉक टू ब्लॉक, ब्लॉक अबव अ ब्लॉक, ब्लॉक अबव अ ब्लॉक, बट यहां पे आप इंक्लाइन प्लेन देख पा रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और स्ट्रिंग्स, और मैं इस पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो ये ब्लॉक टू ब्लॉक है बट बाय स्ट्रिंग। यानी m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, तो ये आपके पास ब्लॉक टू ब्लॉक है, ब्लॉक टू ब्लॉक है, ब्लॉक है बाय स्ट्रिंग। यानी आप उसे स्ट्रिंग से अटैच करके कनेक्टेड या फिर कंस्ट्रेंड मोशन देने की कोशिश कर रहे हो। ये भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बताता हूं, इसके अलावा मेरे पास पुली सिस्टम, ये ब्लॉक, 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 यानी नेक्स्ट कंस्टेंट मोशन क्या है, ब्लॉक टू ब्लॉक, ब्लॉक बाय स्ट्रिंग, बाय स्ट्रिंग passes over pulley, passes over pulley। ये फिनोमेना आपको देखने को मिल सकता है, इस टाइप की सिचुएशन। और यहां पे जो पुली है वो इनर्शियल पुली है, इनर्शियल पुली। इनर्शियल पुली का मतलब जो सिचुएशन उसकी जिस पोजीशन, जिस स्थिति में वो है, उसी स्थिति में वो ऑलरेडी बनी रह रही है। और भी कंडीशंस, ब्लॉक टू ब्लॉक, ब्लॉक टू ब्लॉक बाय स्ट्रिंग पासेस ओवर पुली, और भी कॉन्सेप्ट, जैसे आप इसको इंक्लाइन प्लेन पे देखने को मिल सकता है आपको, पुली, ब्लॉक, स्ट्रिंग, ब्लॉक, ब्लॉक। दिस इज m1, m2, m3, m1, m2, m3। ये एक बेसिक सी कंडीशन यानी देखने को मिल सकती है आपको। और बताता हूं कि दोनों सरफेसेस इंक्लाइंड है, पुली, ब्लॉक, ब्लॉक एंड ब्लॉक। ये एंगल यहां पे आप इसे थीटा ले ले, तो यहां पे दो इंक्लाइन प्लेन है, तो इसका एंगल अगर आपने अल्फा ले लिया, इसका एंगल आप बीटा ले लेते हैं। ये सिचुएशन, ठीक है। और भी केसेस देखो, प्लेन सरफेस, पुली, पुली, ब्लॉक, स्ट्रिंग, 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 ब्लॉक, 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 m1 मास, m2 मास, m3 मास एंड m4 मास। क्लियर? ये और भी सिचुएशंस है ना, क्लियर? ये आपके पास स्टेशनरी पुलिंग, स्टेशनरी यानी हर पुली स्टेशनरी है, स्टेशनरी पुली सिस्टम आपके पास है। लेकिन कई जगह आप मूविंग पुली सिस्टम भी देखते हैं इंटरकनेक्टेड मोशन में। मूविंग पुली सिस्टम देखो आप, जैसे आपके पास प्लेन सरफेस, ब्लॉक, पुली, स्ट्रिंग, पुली,
ब्लॉक। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पुली है ये ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकती है, यानी यहां पे आप जो ये पुली यूज कर रहे हैं दैट इज मोशनल पुली। पुली तो यहां पे मोशनल पुली के केसेस, यानी आपके पास ये तो स्टेशनरी पुली है बट ये एक मोशनल पुली है जो अपनी पोजीशन पे, ऐसा नॉन इनर्शियल पुली भी आप कह सकते हैं इसको। और भी केसेस, ब्लॉक, स्ट्रिंग, ब्लॉक, एंड दिस ब्लॉक इज इन मोशन। ठीक है, तो ये वाली केस में आप देख पा रहे हो कि जो पुली है वो अपनी पोजीशन पे मूव कर सकती है ना। यहां पे आपने देखा कि आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशन में आप कंस्ट्रेंट मोशन को ऑब्जर्वेशन में ले सकते हो, कंस्ट्रेंट मोशन को स्टडी में ले सकते हो। लेकिन मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएंगे, कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव करना है, नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव करना है, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। ठीक है, डन। ये आपके पास है नॉन इनर्शियल पुली सिस्टम्स। यहां पे आपके पास पुली, कुछ पुलीज ऐसी हैं जो मोशन में, जैसे ये वाली पुली मोशन में दिखाई दे रही है, ये रेस्ट की कंडीशन नहीं है। डन। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक सिचुएशन है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पे मैं एक टर्म यानी एक वर्ड और भी लाने की कोशिश करूंगा, है ना, कि आपके पास है ब्लॉक, टू ब्लॉक बाय स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग के बारे में सारी बातें कलेक्ट करना, और ब्लॉक और मैं इसे पुश करता हूं तो क्या देखने को मिलता है, M1 M2 और ये फोर्स, यानी ब्लॉक टू ब्लॉक बाय स्प्रिंग, या फिर ब्लॉक टू ब्लॉक बाय स्ट्रिंग ओवर पुली, बाय स्प्रिंग ओवर पुली, है ना। यहां पे मैंने स्प्रिंग भी इन्वॉल्व किया, मैंने यहां पे स्ट्रिंग भी इन्वॉल्व की है, मैंने यहां पे पुली भी यूज की है, क्लियर है। तो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि आप इसे कंस्ट्रेंट और कनेक्टेड मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, है ना। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेसिक आइडिया, बेसिक पैटर्न है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली फोर्स रिप्रेजेंटेशन, यानी सभी प्रॉब्लम में आप सबसे पहले फोर्स को रिप्रेजेंट करना सीखो। फोर्स रिप्रेजेंटेशन पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनानी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाने के बाद नेट फोर्स को जीरो करना, जीरो नहीं करना, इक्वेशन बनाना, और वहां उन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट मोशन के लिए कुछ नहीं है यार भाई। कंस्ट्रेंट मोशन की प्रॉब्लम, आप सोचो कि कंस्ट्रेंट मोशन की जो सिचुएशंस हैं, मल्टीपल ऑफ सिचुएशंस, लेकिन सभी सिचुएशन में आपने केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है फिर नॉन इक्विलिब्रियम में। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए इक्वेशन बना लो, अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में है तो नॉन इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन या फिर नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन से रिलेटेड जो भी थॉट, जो भी सिचुएशन बन सकती है वो बना के रेडी कर लो। क्लियर है? डन। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करना, ये कंस्ट्रेंट मोशन, दिस इज द फिनोमिनास फॉर द कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, और भी कुछ चीजें मैंने इक्वेशन बनाना, इक्वेशन प्लान करना, ये मैं आपको दूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद एंट्री होती है स्यूडो फोर्स की।
मैंने कहा मी कंस्टेंट मोशन क्या होता है ये समझ लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा अभी, उसको हम डिस्कशन में लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स है ना, जनरली बुक्स इसको लिखते हैं फॉल्स फोर्स, फॉल्स फोर्स, या फिर आप इसे रिलेटिविस्टिक फोर्स कहते हैं, रिलेटिविस्टिक फोर्स नाम दे देते हैं, रिलेटिविस्टिक फोर्स नाम दे देते हैं, है ना। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो, जैसे एक पेन है, मैंने अपनी हथेली पे से रखा है और मैं अपनी हथेली को इधर की तरफ करूंगा, यानी फोर्स एक्सर्ट करूंगा, तो आपको पता है फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो पेन है, पेन जो भी रिलेटिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पाम, अब विद रिस्पेक्ट टू पाम जो रिलेटिविस्टिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स स्यूडो फोर्स कहलाता है। अब वो स्यूडो फोर्स आने की वजह क्या है? दिस इज द कॉज ऑफ इनर्शिया, कॉज ऑफ इनर्शिया, मतलब स्यूडो फोर्स इज द कॉज ऑफ इनर्शिया, मतलब स्यूडो फोर्स कहीं भी देखने को मिले वहां पे आप इनर्शिया को एक्सपीरियंस करते हुए देखेंगे, यानी वो डेवलप ही होता है ड्यू टू इनर्शिया। एग्जांपल देता हूं, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक सरफेस से प्लेस्ड है, दूसरा ब्लॉक, मैं इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करता हूं F, ठीक है, ये ब्लॉक को फोर्स, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अभी मैं फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, फ्रिक्शन की हम कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, m1 और m2। तो आपको पता है ये अपने आप को रेस्ट में रखने के लिए, सिंपल सी बात है, ये वाला ब्लॉक क्योंकि इसके ऊपर लोडेड है तो ये वाला ब्लॉक इसको ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस वाले ब्लॉक को ले जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है। लेकिन आपको पता है उस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए वो सोचता है कि यार मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि रिजिड कनेक्शन नहीं है, रिजिडली फिक्स्ड नहीं है। तो आपको पता है कि वो एक रिलेटिविस्टिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टू अपोज द मोशन, टू अपोज द मोशन, टू अपोज द मोशन, यानी मोशन का अपोज कर रहा है, उस अपोज की वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं स्यूडो फोर्स। तो यहां पे एक स्यूडो फोर्स देखने को मिल रहा है। और एग्जांपल देता हूं, ये है ट्रॉली, ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली में एक स्ट्रिंग, और इस पे मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया F, जिसकी वजह से आपको पता है ये थोड़ा सा इस टाइप से टिल्ड होगा, क्योंकि आपको पता है पूरा सिस्टम तो मोशन में आना चाहता है लेकिन वो अपने आप को रेस्ट में रखने के लिए, रेस्ट में रखने के लिए एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस इज F डैश, एंड इसे आप क्या नाम देने लग जाते हैं? स्यूडो फोर्स। इसे आप स्यूडो रिलेटिविस्टिक फोर्स नाम देने लग जाते हैं। दूसरा एग्जांपल, और एग्जांपल देखो आप, जैसे आप लिफ्ट में, एग्जांपल ऑफ लिफ्ट है ना, मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व पहले नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार स्यूडो फोर्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ जाता है। अब लिफ्ट की केस बात करते हैं। अब लिफ्ट का ये है वैगन, इस लिफ्ट वैगन, क्लियर, ये लिफ्ट वैगन है और ये स्ट्रिंग से सस्पेंडेड, यहां पे एक पर्सन इस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब लिफ्ट स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो ये पर्सन इस सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? अपने वेट के बराबर, mg के बराबर, है ना। यानी व्हेन द लिफ्ट इज इन रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो ये सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो आपको सबको क्लियर है कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अपने वेट के बराबर। लेकिन अगर आप लिफ्ट को एक्सेलरेट करोगे, यानी लिफ्ट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करोगे, तो आपने फोर्स एक्चुअली किस पे एक्सर्ट किया? कितना फोर्स, किस पे फोर्स एक्सर्ट किया? लिफ्ट पे। तो ये अपने आप को उस मोशन के विरोध में एक फोर्स को प्रोड्यूस करके दिखाएगा। दिस इज F डैश, एंड F डैश इज नोन एज स्यूडो फोर्स। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। आप उसे भी स्यूडो फोर्स नाम दे सकते हैं, रिलेटिविस्टिक फोर्स नाम दे देते हैं, ठीक है। किसको? मोशन को अपोज करने के लिए। पहले जनरली वो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, लेकिन वो F डैश फोर्स और भी सरफेस पे एक्सर्ट करने लग गया। क्यों एक्सर्ट करने लग गया? क्योंकि लिफ्ट मोशन में आना चाहती है और अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है, वो अपनी जिस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में रखना चाहता है। लिफ्ट का और एग्जांपल, ये लिफ्ट कॉटेज, सरफेस, पर्सन
वो कितना फोर्स लगाएगा जनरली व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट, है ना? स्ट्रिंग लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है ए से, या डाउनवर्ड एक्सेलरेट तो तब कर पाएगी जब लिफ्ट डाउनवर्ड फोर्स अपने पे एक्सर्ट करे। तो आपको पता है कि वो अपने आप को रेस्ट में रखने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स एफ डैश अप्लाई करता है, उसे भी क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स। आप उसे शूडो फोर्स नाम देते थे। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूडो फोर्स? शूडो फोर्स का मतलब है केवल और केवल कि यार रिलेटिविस्टिक फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, रिलेटेड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो उस सिचुएशन में। मैं बोलूँ ना, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम को फिनोमेनाइज कैसे करना है, ये बातें बाद की हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये बातें बाद की हैं। मैंने बोला ना कि ये जो आज की एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपको एक आइडिया देगी कि यार किस प्रकार की प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी। ठीक है? क्लियर? तो शूडो फोर्स के कई सारे एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स आप देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। अब शूडो फोर्स का कोई और एग्जांपल आप देना चाहो, है ना? जैसे एनसीईआरटी में कई बार ये ट्रक है और इस ट्रक की सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है और ट्रक एक्सेलरेट करता है ए एक्सेलरेशन से। तो ये ब्लॉक तो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, वो इसके साथ ट्रेवल नहीं करने लग चाहता है, तो इसका मतलब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रिलेटिविस्टिक। इसको क्या नाम देंगे? शूडो फोर्स। शूडो फोर्स नाम देते हैं। ठीक है? अगर वहीं पे आप एक सर्कुलर मोशन की बात करें, है ना, सर्कुलर ट्रैक पे जब कार चलती है, तो सर्कुलर ट्रैक पे जब कार मूव करती है तो आपको पता है वो अपने आप को मोड़ना चाहती है इधर की तरफ। ठीक है? और अपने आप की वो सिचुएशन को ब्रेक ना करने की वजह से आपको पता है वो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होती है, जिसको आप तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या है? एक फॉल्स फोर्स है, जिसको आप शूडो फोर्स नाम दे सकते हैं। आप उसको भी शूडो फोर्स नाम दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जहां आपको शूडो फोर्स या फिर रिलेटिविस्टिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। क्लियर है ना? ये सारी बातें हैं शूडो फोर्स को लेके। ठीक है? मैंने बोला कि प्रॉब्लम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में चर्चा बाद में, लेकिन उससे पहले जो आइडिया, बेसिक थॉट जो हो सकते हैं वो आप समझ लो। क्लियर? उसके बाद एंट्री होती है किस वर्ड की? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन वर्ड की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है कि एक जो मोशन के अपोज का कारण बनता है ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। यानी आपको पता है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि विरोध कर रहा है मोशन का, मोशन के होने का विरोध कर रहा है। उस फोर्स को आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाम देते हैं, है ना? इस विरोधात्मक बिहेवियर को देखने के लिए आप सोचो कि पहले आप कुछ क्वेश्चंस भी आप फ्रेम कर लो कि जो क्वेश्चन मैं आपको जिस डे पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, बहुत सारे। आप एक बार इसको वर्दी बनाएं, मतलब आप इस सिचुएशन को, आज की एनालिसिस को, आज के थॉट प्रोसेस को एक बार एफर्ट डालें कि यार मेरे सामने किस किस प्रकार के, देखो वो क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर रखा है। ये देखो बहुत सारे, ये जो मैंने बताया ना आपको प्रॉब्लम जो मैंने दिखाई है, उसी प्रकार इस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। देखो ये क्वेश्चन भी देखने को मिला यहाँ पे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसको फ्रेम देंगे, एक थॉट देंगे कि यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, मुझे फ्रिक्शन को कैसे इन्वॉल्व करना है, फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, फ्रिक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम थॉट मिलेंगे, और वो तब जब आप इसके नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करोगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, वो सब कुछ आपको देने वाला है। मैंने थॉट दिया है, एक आइडिया दिया है जिसको कल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जुड़ना ना भूलिए कल के दिन। थैंक यू सो मच।